यस सर, गुड मॉर्निंग सरकार। आई होप जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक आपके एंड पे आपने पढ़ाई करी है। एंड यस, आपके एंड पे भी कंप्लीट रिवीजन चल रहा है। डे बाय डे आप रोज सीख रहे हो कुछ ना कुछ और एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आइए बच्चों, कल हमने बात करी थी क्या, सप्लाई। सर आगे बढ़ते हैं हम। सर यहां पर हम बात कर रहे थे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो बच्चों कैसे चल रहा है जीवन आपका? हाँ जी सर, माहौल है कि नहीं सर जीवन के अंदर? नो डाउट पढ़ाई का माहौल, ऑब्वियसली, अदर माहौल अभी नहीं। सर वक्त के साथ सब कुछ आगे बढ़ता जाएगा, पर अभी प्राइमरी फेज हमारा चल रहा है किसके लिए? पढ़ाई के लिए। आई होप यू आर गेटिंग गुड पॉइंट्स एवरी डे इन पढ़ाई। गुड, ओके ओके मालिक। चलिए सर, हमने कल बात करी थी सप्लाई की डेफिनेशन में। सप्लाई में हमने पढ़ा था सर, सप्लाई इंक्लूड्स, सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन नंबर 1। Supply includes clause number A. It should be for a consideration plus it should be in the course or furtherance of business. Plus सर AOP BOI और उसके मेंबर्स दो अलग अलग पर्सन कहलाएंगे। आपस में सप्लाई क्या है? फॉर कंसिडरेशन सप्लाई होगा। क्लियर? फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, भली बिजनेस के लिए हो या ना हो, सप्लाई है। ओके, यस, गुड भावेश। एंड सर क्लोज नंबर C बोलता है क्या? कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई होगा। अगर वो ट्रांजैक्शन कहां कवर है? शेड्यूल नंबर 1 में। और हम पढ़े थे शेड्यूल नंबर 1, उसके दो पैरा हमने पढ़े थे। फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। सेकंड हमने पढ़ा था कि मालिक अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो विदाउट कंसीडरेशन। क्लियर? पर अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट्स दिए हैं अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। 50,000 के बाद जो उसने गिफ्ट दिए होंगे वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। सर यहाँ तो हमने बात भी करी थी डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, वो भी हमने समझा था बच्चों। एंड सर डिस्टिंक्ट पर्सन के हमने सर्कुलर के बारे में बात भी करी थी। ओके मालिक, चलिए सरकार फुल माहौल है पढ़ाई का भी आपका। गुड भावेश, निशांत, बहुत बढ़िया सरकार, देवेंद्र जी। ओके सर, आइए पैरा नंबर 3। सर पैरा नंबर 3 बोलता है, हम पढ़ रहे क्या? शेड्यूल 1 जहां पर सप्लाई होता है विदाउट कंसीडरेशन, फिर भी सप्लाई मानेंगे। सर पैरा नंबर 3 बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स by a principal to his agent where agent undertake to receive the goods, where agent undertake to supply the goods on behalf of principal. I repeat, प्रिंसिपल ने कोई गुड्स एजेंट के यहाँ भेजा है, एजेंट को बेचा नहीं है माल। प्रिंसिपल ने गुड्स एजेंट के यहाँ भेजा है, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा अगर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ओके, वापस बोलता हूं लैंग्वेज। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई अगर इफ द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब जब एजेंट कस्टमर को बिल लिख रहा है, प्रिंसिपल ने गुड्स एजेंट के यहाँ भेजा है, केवल अपने यहाँ रख, तेरे पास कस्टमर आएगा उसको बेच देना। अब सर एजेंट के पास जब कस्टमर आ रहा है तब एट द टाइम सर एजेंट इज इशूइंग द इनवॉइस टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ एजेंट इटसेल्फ। मतलब एजेंट खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है। इट मींस एजेंट ने कस्टमर को गुड्स बेचा है। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल के यहां से जब गुड्स एजेंट के यहां जाएगा तो ये मान लेंगे कि प्रिंसिपल ने भी एजेंट को माल बेचा था, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। तो क्या हुआ बेटा? प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के यहां गुड्स जा रहा है, उसको सप्लाई मान लिया, उस पर जीएसटी लगा दिया। फिर जो जीएसटी पे किया एजेंट ने उसका आईटीसी एजेंट को मिल जाएगा और एजेंट क्या करेगा? आगे जब माल बेचेगा कस्टमर को खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, तो ये मानेंगे कि खुद ने सेल किया है। तो प्रिंसिपल के यहां से जब एजेंट के गुड्स आया था तो मान लेंगे एजेंट ने वो माल परचेज किया एक तरह से एजेंट ने प्रिंसिपल से। क्लियर? जो बिल पे जीएसटी लग के आएगा उसका आईटीसी मिल जाएगा एजेंट को, और एजेंट आगे कस्टमर को खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, वो बिल पे जीएसटी लगाएगा और उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी बेटा। क्लियर? वापस बोलता बेटा मैं, सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, supply of goods by the principal to his agent where agent undertake to supply the goods on behalf of principal। अगर एजेंट खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है कस्टमर को, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल के यहां से एजेंट क्या जब गुड्स जाएगा तो मान लेंगे सप्लाई हो गया। सर सेम वे वाइस वर्सा ऑल्सो। अच्छा एक बात और उसमें पर मान लो एजेंट जो गुड्स कस्टमर को बेच रहा है उसमें बिल पर जो बिल उसने
एजेंट ने कस्टमर को दिया है, उस बिल पे अगर उसने एजेंट ने खुद का नाम नहीं लिखा है, बिल पे नाम प्रिंसिपल का लिखा है, मतलब एक तरह से ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो माल कस्टमर को किसने बेचा है? प्रिंसिपल ने बेचा। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल के यहां से एजेंट का जब गुड्स जाएगा तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। डायरेक्ट जब एजेंट कस्टमर को गुड्स बेचेगा तब बिल इशू हो रहा है इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, तो ये मानेंगे डायरेक्ट प्रिंसिपल ने उस टाइम ही कस्टमर को गुड्स बेचा है, एजेंट को कोई गुड्स बेचा ही नहीं। एजेंट अपना सिंपली कमीशन का बिल लिख देगा प्रिंसिपल को बेटा। क्लियर? डन। सर वापस बोलता था बच्चा में, ये देखा लिखा हुआ है वेयर, ये सर्कुलर भी है और यही पॉइंट भी मैंने समझा दिया बेटा आपको, वेयर द इनवॉइस इज इश्यूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, मतलब एजेंट प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू कर रहा है कस्टमर को, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के जरा वो सप्लाई नहीं हुआ और ऐसे केस में वो शेड्यूल 1 के पैरा नंबर 3 में कवर नहीं होगा। पर अगर एजेंट जो इनवॉइस इश्यू कर रहा है किसको? कस्टमर को, उस पे एजेंट ने खुद का अगर नाम लिखा है तो इट मींस एजेंट ने कस्टमर को भेजा, तो प्रिंसिपल के यहां से एजेंट का जब गुड्स आएगा तो सप्लाई के स्कोप में आएगा और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा और वो शेड्यूल 1 पैरा नंबर 3 में कवर हो जाएगा। क्लियर मालिक? पक्का? डन। तो सर प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड, सेम वे वाइस वर्सा, अगर हमने एजेंट को परचेजिंग के लिए अपॉइंट कर दिया कि भाई मेरी फैक्ट्री है, मैं मोबाइल फोन बनाता हूं, उसके लिए जो इनपुट काम आता है वो एजेंट परचेज करेगा मेरे बिहाफ पर, तो सर ऐसे केस में सर अगर एजेंट ने मेरे बिहाफ पे परचेज किया है तो जब एजेंट के यहां से मेरे यहां पे आएगा गुड्स तो ये मान लेंगे कि एजेंट ने मेरे को प्रिंसिपल को बेचा है माल और एजेंट ने एक थर्ड पर्सन से परचेज किया था। अगर थर्ड पर्सन से जब परचेज किया उस परचेज इनवॉइस पे नाम एजेंट का लिख गया तो ये मानेंगे कि एक तरह से एजेंट ने परचेज किया है गुड्स उस थर्ड पर्सन से जिसने मोबाइल फोन के इनपुट्स बेचे हैं, एंड एजेंट जब गुड्स हमारे प्रिंसिपल क्या भेजेगा तो मान लेंगे कि एजेंट ने गुड्स प्रिंसिपल को बेचा है बेटा। क्लियर? डन। सर आई रिपीट, supply of goods by agent to his principal will be considered as supply although it is without consideration if agent undertake to receive the goods on behalf of principal। तो जब वो गुड्स परचेज कर रहा है मार्केट से उस पे परचेज बिल पे नाम किसका है? एजेंट का है, तो मान लेंगे एजेंट ने मार्केट से परचेज किया और एजेंट जब प्रिंसिपल को माल भेज रहा है तो मान लेंगे वो सप्लाई हो गया है। पर अगर थर्ड पर्सन से मार्केट से जब एजेंट परचेज करता है तब उस परचेज बिल पर नाम डायरेक्ट प्रिंसिपल का लिखवाया गया है तो ऐसे केस में ये मानेंगे प्रिंसिपल ने डायरेक्ट परचेज किया थर्ड पर्सन से, एजेंट ने नहीं परचेज किया है, तो ऐसे केस में एजेंट के यहां से जब प्रिंसिपल के गुड्स आएगा वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा क्योंकि मानेंगे डायरेक्टली प्रिंसिपल नहीं खरीदा है माल थर्ड पर्सन से बेटा। क्लियर? डन। तो सर अगेन गेम किसका है बेटा? इनवॉइस पे नाम किसका लिखा है वो गेम है बेटा। तो सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे इनवॉइस पे उसका नाम लिखा हुआ है बेटा। एंड वाइस एंड अगर परचेज इनवॉइस में नाम डायरेक्ट प्रिंसिपल का लिखा हुआ है तो सर जब प्रिंसिपल के यहां से गुड्स, जब कस्टमर के यहां से गुड्स आएगा कहां पे? जब प्रिंसिपल के यहां से गुड, जब कस्टमर के यहां से सप्लायर के यहां से गुड्स आएगा डायरेक्ट कहां पर? एजेंट के यहां पर, और एजेंट जब भेजेगा प्रिंसिपल के यहां पे तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा क्योंकि ये मानेंगे डायरेक्ट थर्ड पर्सन ने प्रिंसिपल को माल बेचा है बेटा। ओके, ये था आपका शेड्यूल 1 पैरा नंबर 3। ओके ओके सर वापस से सुनना, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट के यहां गुड्स भेजा था, सप्लाई नहीं हुआ, प्रिंसिपल तो एजेंट के यहां भेज रहा था ताकि वो एजेंट कस्टमर को माल बेच पाए, तो भेजा है केवल, सेल नहीं किया है। ही जस्ट सेंड द गुड्स टू द प्रिंसिपल, ही इज नॉट सोल्ड द गुड्स टू द एजेंट। क्लियर? प्रिंसिपल इज जस्ट सेंड द गुड्स टू द agent, he is not sold the goods to the agent. Now point comes, sir, whenever the agent will sell the goods to the customer, जब एजेंट गुड्स बेच रहा है कस्टमर को तब बिल पर अगर खुद का नाम लिख दिया इट मींस एजेंट इज द सेलर टू द कस्टमर, और एजेंट माल कब बेच पाएगा? जब एजेंट का माल होगा तो ऑन रिकॉर्ड ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल के यहां से जब गुड्स यहाँ पे आया था वो केवल आया नहीं था, वो सप्लाई मान लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी एंड प्रिंसिपल विल हैव टू इश्यू द टैक्स इनवॉइस इन दैट केस बेटा। तो अगर एजेंट खुद के नाम का इनवॉइस इश्यू कर रहा है टू द कस्टमर, इफ द एजेंट इज इश्यूइंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम टू द कस्टमर, तो ऐसे केस में सर एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स टू द कस्टमर, सो प्रिंसिपल ने जो गुड्स भेजा है उसको सप्लाई मान लेंगे एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन द गुड्स बीइंग सेंट बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, राइट सर। पर अगर एजेंट कस्टमर को जो गुड्स भेज रहा है, एजेंट कस्टमर को जो गुड्स बेच रहा है उसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल का ही नाम लिख रहा है बेटा, सर एजेंट खुद का नाम नहीं लिख रहा है, इट मींस कस्टमर को बेचा किसने? प्रिंसिपल ने बेचा, और प्रिंसिपल ने बेचा मतलब
जब प्रिंसिपल क्या से एजेंट क्या जा रहा है, वो सप्लाई नहीं है। डायरेक्ट जब एजेंट ने कस्टमर को बेचा तो मानेंगे डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं बेचा था, डायरेक्ट गुड्स किसको, कस्टमर को बेटा। क्लियर? ये देखिए वापस से मैंने चार्ट बना रखा है आपके लिए कि वेयर इनवॉइस इज इश्यूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, मतलब एजेंट ने डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू किया है कस्टमर को, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। और अगर एजेंट ने खुद के नाम का बिल इशू किया है कस्टमर को, मतलब एजेंट ने खुद ने कस्टमर को बेचा है, तो प्रिंसिपल के यहां से जब एजेंट का गुड्स आ रहा है तो मान लेंगे वो सप्लाई हुआ है, और सप्लाई हुआ मतलब जीएसटी लगेगा। क्लियर मालिक? गुड सर। सेम वे, ये तो बात करी मैंने सेल की, अब बात कर रहा हूं परचेजिंग की। अब मान लो मेरी फैक्ट्री है सर मोबाइल फोन की, मेरे को माल परचेज, मेरे को कुछ इनपुट्स परचेज करने का है। अब मैंने इनपुट परचेज करने के लिए किसी एजेंट को अपॉइंट किया, परचेजिंग एजेंट, कि तुम्हारा परचेजिंग पावर अच्छा है, तुम परचेज करो मेरे बिहाफ पर। अब नाउ एजेंट परचेज करके प्रिंसिपल के पे भेजेगा। अब जब एजेंट परचेज कर रहा है माल, तो जो थर्ड पर्सन से गुड्स खरीदा एजेंट ने, वो उस बिल पर, जैसे मान लो निशांत से उस एजेंट ने परचेज किया, और निशांत ने जो बिल पे कस्टमर का नाम लिखा वो एजेंट का नाम लिख दिया बेटा। एक तरह से निशांत ने एजेंट को गुड्स बेचा, तो नाउ व्हेनेवर एजेंट विल सेंड द गुड्स टू द प्रिंसिपल, ऐसे कैसे मानेंगे कि एजेंट हैज सोल्ड द गुड्स टू द प्रिंसिपल, क्योंकि एक तरह से बिल के हिसाब से देखा जाए तो उस निशांत ने जो माल बेचा वो एजेंट को बेचा है, क्योंकि बिल पे नाम किसका है, एजेंट का है। नाउ एजेंट विल सेंड द गुड्स टू द प्रिंसिपल, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। तो मालिक सर व्हेनेवर एजेंट इज बाइंग द गुड्स, तो थर्ड पर्सन ने जो बिल लिखा है वो अगर एजेंट का नाम का बिल लिख दिया, तो सर एजेंट के ऐसे जब प्रिंसिपल के यहाँ जाएगा गुड्स, तो मान लेंगे सप्लाई हुआ है। सेकंड थिंग, अगर थर्ड पर्सन जो निशान था जिसने एक्चुअली गुड्स सप्लाई किया, उस पर बिल ही किसका नाम का लिख दिया, प्रिंसिपल का नाम का बिल लिखा है, अब गुड्स गए एजेंट के पास और एजेंट ने प्रिंसिपल के यहाँ गुड्स भेजा, तो वो सप्लाई के स्कोप पे नहीं आएगा, क्योंकि ये मानेंगे निशान ने डायरेक्टली प्रिंसिपल को गुड्स बेच दिया बेटा। क्लियर? डन। तो आई रिपीट द लैंग्वेज सर, परचेजिंग वाली लैंग्वेज, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल will be considered as supply if the agent undertake to receive the goods on behalf of principal, मतलब परचेज बिल पे नाम एजेंट का लिखा, तो एजेंट के ऐसे जब प्रिंसिपल के गुड्स आएगा तो सप्लाई मान लेंगे, और सप्लाई है तो जीएसटी लग जाएगा। क्लियर? डन। ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आ गया मतलब लग गए क्या, जीएसटी। क्लियर? पक्का? डन। ये हमने पढ़ा बेटा। क्लियर? इन एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सर्कुलर भी आपके कवर कर लिए। ओके मालिक? चलिए अब एक सर्कुलर और आता है बेटा डेल क्रेडिट एजेंट का। अच्छा एक बात और बेटा, जहां पे भी एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स टू द कस्टमर, मतलब एजेंट खुद के नाम का अगर बिल इशू करता है, तो ऐसे एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी, हम ऐसा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 24 में, उस एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बेटा। ओके आओ बच्चों, आओ आगे बात करते हैं। सर अब एक सर्कुलर आता है किसका, डेल क्रेडिट एजेंट का, डीसीए का, बड़ा ही सुंदर ये सर्कुलर है बच्चों। सिंपल, हमने वैल्यूएशन में ये बात करी हुई है, नहीं भी करी तो मैं बोल देता हूं कि जब भी आप कस्टमर को गुड्स बेचते हो, पहले वैल्यू का बात समझिए, फिर डीसीए वाला पॉइंट समझ में आएगा आपको बेटा। जब भी आप गुड्स कस्टमर को बेचते हो, इन दैट केस व्हेनेवर यू आर सप्लाइंग द गुड्स टू द कस्टमर, तो ऐसे केस में जब कस्टमर को माल सप्लाई किया है आपने, किसने माल सप्लाई किया बेटा, सप्लायर ने। क्लियर? अब सप्लायर ने जो कस्टमर को माल बेचा उसके लिए 1 करोड़ रुपीज द सेल प्राइस। अब 1 करोड़ के अलावा अगर कस्टमर पेमेंट देने में लेट हो गया, उसे लेट पेमेंट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, किसी भी नाम से अगर अमाउंट रिकवर किया है ओवर एंड अबाउट द प्राइस, जैसे 2 लाख रुपए इंटरेस्ट भी ले लिया, तो वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी विल बी 1 करोड़ 2 lakhs। अगर सप्लायर कस्टमर को गुड्स बेचता है, आई रिपीट, अगर सप्लायर कस्टमर को गुड्स बेचता है और कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस सप्लायर इंटरेस्ट भी लेता है, इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी, पेनल्टी, कोई भी नाम ले लो बेटा आप, अगर वो भी चार्ज किया है तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है, दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर 2 लाख रुपए इंटरेस्ट लिया है तो एक तरह से वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा कितना, 1 करोड़ 2 लाख विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ लेना। क्लियर? सर अब मेरी बात को समझना बच्चा, पर अगर सप्लायर ने कस्टमर से इंटरेस्ट नहीं लिया तो 1 करोड़ विल बी द वैल्यू,
सिंपल। ओके ठीक है, अब डेल क्रेडिट एजेंट का सर्कुलर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डेल क्रेडिट एजेंट क्या करता है बेटा, जैसे प्रिंसिपल है यशवंत मंगल सर, YM is the principal and suppose Bhavesh bhai is the del credit agent beta, DCA. Okay, and Bhavesh is supplying the goods to the customer on behalf of principal YM. Okay मालिक सर, अभी क्या हो रहा है, अगर पहला केस तो ये, अगर भावेश जब कस्टमर को गुड्स बेचता है, क्या ये खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है? अगर आंसर इज यस, तो मतलब YM के यहां से भावेश किया जाएगा तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और भावेश के यहां से जब कस्टमर को जाएगा तो वो एक्चुअली खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है, तो वो सप्लाई है बेटा। आया ना भाई, क्लियर? तो इस केस में अब क्या होता है बेटा, हु इज द सप्लायर टू द कस्टमर? आंसर इज DCA। वापस सुनना, हु इज द सप्लायर टू द कस्टमर? DCA, क्योंकि कस्टमर को बिल किसने इशू किया है? एजेंट ने खुद के नाम का बिल इशू किया है बेटा। क्लियर? ये है हमारा केस नंबर 1। अब मेरा पॉइंट आता है क्या, डेल क्रेडिट एजेंट क्या करता है बेटा, अपने कस्टमर को क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है। जैसे सपोज 2 मंथ का क्रेडिट दे दिया बेटा, अब गुड्स YM ने दिया किसको? एजेंट को, DCA को। DCA ने बेचा है किसको? कस्टमर को। नाउ DCA विल चार्ज, सर DCA विल पे 1 CR to Yashwant Mangal immediately, but he will allow credit period to Mr. Customer। अब सर DCA ने कस्टमर को क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है और उसके लिए 2 लाख रुपए इंटरेस्ट रिकवर किया है अलग से, कि मैं 2 महीने का आपको क्रेडिट दिया है, 2 महीने का 2 लाख रुपए इंटरेस्ट आपको मुझे देना पड़ेगा। तो सर डेल क्रेडिट एजेंट इज चार्जिंग 2 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर। नाउ माय पॉइंट इज दैट कस्टमर से 1 करोड़ तो वैल्यू सप्लाई वो ले ही रहा है बेटा, उसके ओवर एंड अबाउट दैट 2 लाख रुपए इंटरेस्ट भी रिकवरी किया है। किसने किया है? डेल क्रेडिट एजेंट ने किया है। क्या डेल क्रेडिट एजेंट इज द सप्लायर फॉर द कस्टमर? आंसर इज यस, क्योंकि डेल क्रेडिट एजेंट इज इशूइंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। तो ऐसे केस में सप्लायर कौन है? भावेश भाई, जो हमारे DCA है। सो DCA इज चार्जिंग 1 करोड़ 2 लाख फ्रॉम द कस्टमर। सो 2 लाख रुपए जो इंटरेस्ट है वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, एंड एंटायर 1 करोड़ 2 लाख विल बी चार्ज टू GST, अगर एजेंट खुद के नाम का बिल इशू करता है तो बेटा। सेकेंड केस, सर केस नंबर 2, अगर YM जो प्रिंसिपल है, ही सप्लाइंग द गुड्स टू DCA जो हमारे भावेश भाई है, क्लियर, एंड भावेश इज सप्लाइंग द गुड्स टू कस्टमर। अब पॉइंट आता है क्या, पॉइंट आता है मालिक क्या, कि यहां पर भावेश ने जो बिल इशू किया है कस्टमर को, वो डायरेक्टली इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल इशू किया है। तो इट मींस प्रिंसिपल के नाम का अगर बिल इशू हुआ है तो प्रिंसिपल ही सप्लायर है फॉर द कस्टमर। इट मींस प्रिंसिपल इज सप्लाइड द गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, ये माना जाएगा बेटा। क्लियर? क्योंकि भावेश ने खुद के नाम का इनवॉइस इशू किया ही नहीं कस्टमर को, भावेश ने प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू किया है। तो सर हु इज द सप्लायर फॉर द कस्टमर? YM। ओके, अब YM ने गुड्स एजेंट को दिया, एजेंट ने गुड्स कस्टमर को दिया, पर बिल जो था वो डायरेक्ट YM के नाम का बिल इशू हुआ है कस्टमर को। इट मींस YM इज द सप्लायर, एंड सर YM को भावेश भाई क्या करता है? 1 CR इमीडिएटली पे कर देता है बेटा। क्लियर? तो यशवंत मंगल को तो उसका 1 करोड़ रुपए मिल गया, माल बिक गया किसको? कस्टमर को बेटा। नाउ भावेश बीइंग द एजेंट, इसने क्रेडिट अलाउ किया हमारे कस्टमर को, और क्रेडिट अलाउ करने की वजह से 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया कस्टमर से, जो लास्ट केस में भी था बेटा। अब पॉइंट आता है क्या, सर यहां पे 2 लाख रुपए किसने इंटरेस्ट चार्ज किया है? भावेश ने। क्या भावेश सप्लायर है? आंसर इज नो। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा? 1 CR ही होगा, और 1 करोड़ पे ही GST लगेगा इस केस में। क्लियर? क्योंकि भावेश इज नॉट द सप्लायर। अगर सप्लायर भावेश होता, खुद के नाम का बिल इशू करता, और वो कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस इंटरेस्ट चार्ज करता, तो इंटरेस्ट भी वैल्यू का पार्ट बनता। 1 करोड़ 2 लाख वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर अगर भावेश भाई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं, सर
भावेश भाई सप्लायर नहीं है, भावेश भाई खुद के नाम का बिल इशू नहीं कर रहे, तो प्रिंसिपल कौन है? सप्लायर है। सर अब प्रिंसिपल सप्लायर, तो सप्लायर ने तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया ना बेटा, तो इंटरेस्ट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। और इंटरेस्ट अगर आपने किसी को लोन दिया, एडवांस दिया, उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इंटरेस्ट पे जीएसटी एग्जम्प्ट होता है बेटा। क्लियर? डन। तो सर डेल क्रेडिट एजेंट में आई थिंक कहानी पूरी समझ में आ गई आपको बेटा। केस नंबर 1 में वैल्यू शेल बी 1 crore 2 lakhs एंड केस नंबर 2 में वैल्यू शेल बी 1 CR ऑन विच जीएसटी विल बी चार्ज बेटा। क्लियर? शायद आपको बात पूरी समझ में आ गई। भारत माता की जय। ओके बच्चों, सर ये सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। ये आपका सर्कुलर था डेल क्रेडिट एजेंट का, शायद शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार से आपका समझ में आ गया। आइए पैरा नंबर 4। सर हम पढ़ रहे क्या? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में क्या है? विदाउट कंसिडरेशन जितने भी ट्रांजेक्शन हुए वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे। सप्लाई के स्कोप में आएंगे तो क्या लगेगा? जीएसटी। ओके मालिक, वेरी गुड। गुड चिराग, वेरी गुड निशांत। मालिक गुड, भावेश भाई। ओके तन्वी सर, ओके सुनेगा सब लोग। मान लो पैरा नंबर 4 विदाउट कंसिडरेशन बात कर रहे हैं हम। देख विद कंसिडरेशन तो शेड्यूल 1 की बात ही नहीं करूंगा, विदाउट कंसिडरेशन तो ये बात कर रहा हूं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, गुड्स की बात नहीं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे तो कस्टम लगता है बेटा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन। रिलेटिव की डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूं आपको बेटा। भाई बहन रिलेटिव तभी होंगे जब आप पे डिपेंडेंट है बेटा। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। आपका ही कोई ब्रांच आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है या आउट ऑफ इंडिया कोई कंपनी, उसके आप ब्रांच हो बेटा। सर सर्विसेज इंपोर्ट करी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विदाउट एनी कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन, तो ऐसे केस में सर वो सप्लाई के स्कोप में आएगा अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। पर्सनल यूज के लिए, परिवार के लिए बेटा वो नहीं। इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट, तो ऐसे केस में वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन बेटा। क्लियर? डन। इट शुड बी इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बेटा। क्लियर? अच्छा मैंने एक चार्ट बना रखा सुंदर सा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन अगर होता तो सुनना बेटा, हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर बी पढ़ा हुआ बेटा कि सर आपने भली वो सर्विसेज जो इंपोर्ट करी है फॉर अ कंसिडरेशन कर है तो बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सप्लाई के स्कोप में आता है बेटा। इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर बी। पर अगर वो सप्लाई आपने जो किया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो आपने किया है, दैट इज इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, और वो अगर रिलेटेड पर्सन से है या अदर एस्टेब्लिशमेंट से है प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है या जिससे इंपोर्ट किया वो रिलेटेड पर्सन था ही नहीं आपका या डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट था ही नहीं, तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन था। तो सप्लाई के स्कोप में तभी आता है जब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो और रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट से हो बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। जैसे गूगल आउट ऑफ इंडिया की बेटा कंपनी, अब आपने गूगल पे कई बार सर्च किया होगा, फ्री में सर्च किया बेटा, उसने कोई चार्ज आपसे नहीं लिया बेटा, सर्च रिजल्ट दिए उसने बहुत सारे आपको, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया। पर क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? यस इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, पर कोई कंसिडरेशन है? नहीं है। क्लियर? पर क्या आपके रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट किया है? गूगल आपका रिलेटेड पर्सन है, डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट है? नो, बात खत्म, कोई सप्लाई की बात नहीं आएगी। ओके, प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई होगा बेटा। हाँ ना भाई? ये आपका शेड्यूल नंबर 1 पूरा खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। माहौल जबरदस्त शानदार आपके एंड पे बन रहा है। क्लियर? डन। सर आई थिंक ये समरी बुक आपने जो पढ़ी होगी आपको समझ में आ रहा होगा कि समरी बुक कितनी शानदार तरीके से ड्राफ्ट हुई हुई है। सर मजा आ रहा होगा एंड आई होप सर आपके एंड पे भी रिवीजन मस्त वाला हो रहा है बेटा। सर मालिक जल्दी से सर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जो पढ़ा रहा हूं मैं वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। सर चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, माहौल बन रहा कि नहीं बन रहा बेटा आपके एंड पर? ओके सर, तो मालिक इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 अब खत्म हुआ है बेटा। सर आई रिपीट, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, बट इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लोज नंबर डबल ए, एओपी बीओआई क्लब वगैरह जो होते हैं और मेंबर्स दो अलग अलग पर्सन है, फॉर अ कंसिडरेशन कोई ट्रांजैक्शन किया सप्लाई होगा, छोड़ो उसको, कोई खास बात नहीं। क्लोज नंबर बी कि कोई बात नहीं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है पर
अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर अ कंसिडरेशन तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, सप्लाई के स्कोप में आएगा मतलब जीएसटी लगेगा। प्लस सर अगर आपने सर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा किया है जो शेड्यूल नंबर 1 में कवर है और वो विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी क्लॉज नंबर सी बोलता है वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। शेड्यूल 1 में 4 पैरा है बेटा। फर्स्ट बोलता है क्या, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। Second, supply of goods or services or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of business, although without consideration supply होगा। पर अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट्स दिए हैं अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। क्लियर। पैरा नंबर 3 बोलता है क्या मालिक, सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, खुद के नाम का बिल इशू करता है एजेंट तो। क्लियर। एंड सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल भी सप्लाई होगा अगर एजेंट इज अंडरटेकिंग टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा। क्लियर, डन। एंड सर पैरा नंबर 4 बोलता है सर्विसेज इंपोर्ट करी विदाउट कंसिडरेशन, सर्विसेज इंपोर्ट करी विदाउट कंसिडरेशन वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा अगर आपने जो इंपोर्ट किया था वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, प्लस इंपोर्ट जो किया वो फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन था या आपके अदर एस्टेब्लिशमेंट से आपने इंपोर्ट किया था तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग गया, जीएसटी बेटा। ओके मालिक, डन। ये शेड्यूल नंबर 1 खत्म होता है। अब ये था आपका क्या, सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1A कहता है क्या, भाई साहब अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई है एज पर सबसेक्शन नंबर 1 और वहां डिस्प्यूट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, तो सर उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, शेड्यूल नंबर 2 दिया और शेड्यूल नंबर 2 देके ये समझा दिया कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। क्लियर सर, आई रिपीट सर, गवर्नमेंट ने 6 पैराग्राफ में कुछ ट्रांजैक्शन डिफाइन किए, वो ट्रांजैक्शन सप्लाई तो है पर वहां डिस्प्यूट ये था कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो शेड्यूल नंबर 2 ने उनको क्लैरिफाई किया। और ध्यान देना शेड्यूल 2 की बात तभी आएगी अगर वो ट्रांजैक्शन एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई ऑलरेडी है, मतलब सप्लाई है या नहीं है वो पहले चेक कर लेना, क्या से, सबसेक्शन 1 से। सप्लाई ही नहीं है शेड्यूल 2 देखने की जरूरत नहीं बेटा, सप्लाई है और डिस्प्यूट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है तो शेड्यूल नंबर 2 चेक करेगा। आइए शेड्यूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। सर और शेड्यूल नंबर 2 में ये लिखा है क्या, 6 पैराग्राफ दिए। अच्छा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यहां लिखा भी मैंने आपको, अटेंशन, शेड्यूल 2 में वही ट्रांजैक्शन आएंगे जो ऑलरेडी सप्लाई है एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1। तो मेरे को जहां जहां लगता है कि बच्चों को कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह से कुछ पंच मार्क लिखे हुए जो आपको शायद बुक पढ़ते वक्त मजा आता होगा। सर आइए बच्चों, शेड्यूल नंबर 2 पैरा पॉइंट रिगार्डिंग गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अरे भाई मैंने गुड्स का ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दिया, सपोज एक पेन मैंने आपको बेच दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, क्या है बताओ, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है, ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड, सर कोई गुड्स मैंने आपको बेचा नहीं है, मैंने उसका राइट दिया आपको, जैसे रेंटिंग पे दिया मशीन मैंने आपको बेटा, कोई गुड्स रेंट पे दिया है, इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर, ट्रांसफर ऑफ राइट इन यूज, अनडिवाइडेड शेयर्स इन द गुड्स, राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड सर फिर आता है क्या, अगर कोई आपने हायर परचेज पे कोई गुड्स परचेज किया है जहां पे ओनरशिप पास होगा आप पे, बट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा वो अगर उस गुड्स का टाइटल ट्रांसफर होने वाला है बेटा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स मतलब ओनरशिप इन द गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास ऑन अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज अग्रीड अपॉन बेटा। क्लियर, जब आपको मैं फुल कंसिडरेशन पे कर दूंगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा। मतलब हर इंस्टॉलमेंट जो आप मुझे पे कर रहे हो हायर परचेज की, सर सिंस ये डिफाइंड है कि सारी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कंफर्म है कि सर ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो हर इंस्टॉलमेंट को ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए। पर मैं इसको कंपेयर करूंगा किससे बेटा, फाइनेंस लीज से बेटा। अच्छा ऑपरेटिंग लीज है
तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही है, वो यहां पे कवर हो गया रेंटिंग में बेटा। पर अगर फाइनेंस लीज है बेटा, जहां पे एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड ऑप्शन होता है कस्टमर के पास कि वो चाहे तो गुड्स की ओनरशिप रखे चाहे तो ना रखे, तो ऐसे केस में सर वो ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंस लीज इज सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि एट द टाइम ऑफ गिविंग द गुड्स ये नहीं पता कि ओनरशिप पास होगा कि नहीं होगा। हाँ, सपोज एवरी मंथ फाइनेंस लीज का अमाउंट है सपोज 1 लाख, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड लेजी के पास ऑप्शन होगा कि वो 5 लाख रुपए पे करे और ओनरशिप ले अपनी बेटा गुड्स की, तो हर महीने जो 1 लाख पे कर रहा है दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड अगर एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड अगर उसने 5 लाख वाला ऑप्शन नहीं लिया, काम खत्म, 5 लाख वाला ऑप्शन लिया तो एक तरह से 5 लाख रुपए दिया और गुड्स खरीदा उसने, तो 5 लाख विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर सर? ये लिखा है पैरा नंबर 5 में, जो मैंने आपको यही पढ़ा दिया, ये रहा पॉइंट बेटा। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज, राइट टू यूज, राइट इन यूज नहीं बेटा, यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन ट्रांसफर हो रहा तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, राइट इन यूज हो या राइट टू यूज हो अभी उसका रिलेवेंस नहीं रहा, क्योंकि दोनों ही सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, दोनों ही क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। लास्ट में लीज पीरियड खत्म होने के बाद अगर वो गुड्स खरीदता है तो सेल ऑफ गुड्स कहलाएगा, वो वाला ट्रांजेक्शन 5 लाख वाला ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, बाकी सारे ट्रांजेक्शन जो लीज के थे वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर मालिक? बहुत अच्छा, आई होप डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया बेटा आपके एंड पर। अब मालिक सरकार प्रभु आइए, लैंड और बिल्डिंग, सरकार लैंड और बिल्डिंग बेचा है, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, ऐसा हम पढ़ेंगे शेड्यूल नंबर 3 में बेटा। पर अभी मैंने लैंड और बिल्डिंग बेचा नहीं है सर, लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है, टेनेंसी राइट लिया है, ईजमेंट लिया है, राइट टू ऑक्यूपाई द लैंड है, तो रेंट वगैरह पे लिया है, वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेम वे लीजिंग, लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, फॉर बिजनेस हो, कमर्शियल हो, या भली पार्टली दिया या होली दिया बेटा, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अ शॉप लेट आउट इन बिजी मार्केट एरिया इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? तो लैंड और बिल्डिंग अगर अपने लीज पे दिया है, रेंट पे दिया है, टेनेंसी राइट दिया है, ईजमेंट राइट्स दिया, तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है बेटा। क्लियर? पक्का मालिक? डन। तो सर ये था क्या? लैंड और बिल्डिंग के रिगार्डिंग पैरा नंबर 2। आइए पैरा नंबर 3, सर किसी और की गुड्स पे आपने कोई ट्रीटमेंट किया है, रिपेयरिंग किया है बेटा, इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस। आप मुझे बताओ, कोई कार खराब हो गई, मैकेनिक ने रिपेयरिंग किया है, तो रिपेयरिंग के जो चार्जेस लिए वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस ना, दैट्स व्हाट। अप्लाइड ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन्स गुड्स, जैसे जॉब वर्क हो गया, रिपेयरिंग हो गया, एटसेट्रा, ऑल आर सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने किसी टेलर को कपड़ा दिया, उसने स्टिच करके शर्ट बना दिया, तो जो स्टिचिंग चार्जेस उसने लिए सपोज ₹500 इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके मालिक? चलिए प्रभु। सर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, अच्छा आप मुझे बताओ, इसको पढ़ने से पहले अगर मैंने अपने बिजनेस के असेट्स परमानेंट ट्रांसफर कर दिए, बताओ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा? क्या क्या रेंट पे दिए, क्या किराए पे दिए, टेम्पररी दिए? नहीं, परमानेंट ट्रांसफर कर दिए, ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा बेटा। यार फर्स्ट पॉइंट ये बहुत इजी है सर, इसको समझने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश मत करो। सर मैं कह रहा हूं यहां बर्डन मत रखो, चीजों को हमेशा दिल में उतारो, दिल में उतार के समझोगे और खुद के दिल से पूछोगे कि क्या होना चाहिए, खुद इमेजिन करोगे, उसको समझ के पढ़ोगे, तो सर चीजें अपने आप सॉल्व होगी, चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है सर। सर देना प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, है ना भाई? सेम वे सर कॉन्सेप्ट को समझा जाता है बेटा, कॉन्सेप्ट को याद नहीं किया जाता है। समझ लिया, अपने आप याद होगा बेटा, ठीक है? चीजों को सोल्व करना सीखो, याद करना मत सीखो बेटा। क्या मालिक? याद अपने आप हो जाएगा यार। ओके सर आप मुझे बताओ, जो दिल में होता है क्या उसको याद करना पड़ता है क्या? वो तो परमानेंट है ना यार। ओ भाई पढ़ाई पढ़ाई। सर आइए, तो पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 4 क्लोज नंबर ए बोलता है क्या कि मालिक गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, ट्रांसफर कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए, और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, सो इज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोस एसेट्स, मतलब परमानेंटली भेज दिए, अब हमारे एसेट का पार्ट बचा ही नहीं, तो ऐसे केस में वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर? सर सेकंड आता है क्या, अगर आपने बिजनेस का कोई एसेट था, वो किसी को पर्सनल यूज के लिए दे दिया बेटा, टेम्परेरीली, जैसे सर बिजनेस की कार थी, आपने अपने एम्प्लॉय को 10 दिन के लिए पर्सनल यूज के लिए दी बेटा, ऐसे केस में वो क्या होगा? सर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, और टेम्पररी ट्रांसफर किया बेटा। गुड्स हेल्ड
or used for business are put to private use or are made available to any person for any purpose other than a business purpose by or under the direction of a person carrying on the business बेटा. जैसे कि इसमें सप्लाई ऑफ सर्विस परमानेंट ट्रांसफर नहीं किया बेटा, परमानेंट होता तो क्लोज नंबर ए क्लियर. फिर क्लोज नंबर सी, सर अगर मान लो कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा और उसका रजिस्ट्रेशन क्या करा दिया उसने, कैंसिल, या डिपार्टमेंट ने कर दिया उसने खुद ने कैंसिल कर दिया बेटा, तो सर अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कैंसिल तो जितने भी उसने बिजनेस के असेट परचेज किए हुए थे, जिनके परचेज पे उसने आईटीसी लिया हुआ था, वो सारे के सारे बिजनेस असेट मान लेंगे उसने खुद ने ही खुद को सप्लाई कर दिए. डिम्ड सप्लाई होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कराएगा बेटा वो, क्योंकि परचेज पे आईटीसी लिया, अब आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, आज के बाद सप्लाई करोगे उस पर जीएसटी लगेगा नहीं, तो परचेज भी टैक्स पे किया, उसका क्रेडिट क्यों दे बेटा, इसलिए उसको सप्लाई के इसको मैं कवर कर लिया. पर इसके दो एक्सेप्शन है कि अगर आपने बिजनेस कंटिन्यू किया है एज ए गोइंग कंसर्न, क्लियर, और एज ए गोइंग कंसर्न आपने मतलब किसी और थर्ड पर्सन को आपने बिजनेस ट्रांसफर किया और वो अनदर पर्सन बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, या फिर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कोई पर्सन डेथ हो गई बेटा या कोई पार्टनरशिप कंपनी बन गई तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ और कंपनी में कंटिन्यू हो गया, क्या फर्क पड़ता है बेटा, गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं इसमें, जो असेट का क्रेडिट लिया था वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो जब कंपनी आगे बेचेगी माल तब जीएसटी लगेगा बेटा वैसे भी. तो एक्सेप्शन क्या है, अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न बाय इधर बाय अनदर पर्सन और बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे केस में सप्लाई नहीं माना जाएगा उन असेट्स को. अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन अगर आपने कैंसिल कराया है तो जितने भी असेट के परचेज पे आपने आईटीसी लिया था जो आपके पास अभी पड़े वो सारे एसेट मान लेंगे आपने खुद ने खुद को सप्लाई कर लिया और सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में वो आएंगे. क्लियर मालिक, डन. ये था क्या, पैरा नंबर 4. आइए बच्चों अब चल रहे कहां, पैरा नंबर 5. पैरा नंबर 5 क्या है सर, यहां पे 6 पॉइंट दे रखे, दीज आर रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सर्विस टैक्स जब हुआ करता था तब सर्विस टैक्स के केस में डिक्लेयर्ड सर्विस हुआ करती थी, सेक्शन नंबर 66E में, वही यहां पे इन्होंने क्लेरिफिकेशन के लिए यहां शेड्यूल नंबर 2 में डाल दिया ताकि उन पॉइंट्स पे कभी झगड़ा नहीं हो. फर्स्ट है क्या, रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस. कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, भले वो टेम्पररी रेंटिंग थी, परमानेंट रेंटिंग थी, भले उस एरिया का पूरा पोजीशन आपको दिया या इफेक्टिव पोजीशन नहीं दिया, बस बोला कि इस एरिया में आपकी वेंडिंग मशीन लगा दो और रेंट पे कर देना, सब कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा. क्लियर. अब आइए क्लोज नंबर बी, सुंदर पॉइंट मस्त वाला पढ़ाता हूं मैं आपको बेटा. ओके चलिए सर, उसके लिए मैं चाहता हूं पूरा दिल और दिमाग पूरा मेरी तरफ बेटा. हो सकता है इसमें 15 मिनट पूरा लग जाए बेटा, हो सकता है ज्यादा टाइम भी लग जाए बेटा, पूरा ध्यान इधर, मजा आना चाहिए पॉइंट के अंदर सर. अब पढ़ने से पहले आप यहां ध्यान दीजिए, यहां पे एक वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग, लिखा है बेटा. इस इंक्लूडिंग से पहले एक कोमा है यहां पे, दिखा बेटा आपको कि इसका बहुत भारी इंपैक्ट है बेटा. आज मैं आपको लॉ पढ़ना सिखाता हूं बेटा. पॉइंट शुरू हो रहा है यहां से लेकर यहां तक कोमा दिखना चाहिए बेटा ना, कि यहां पे लिख दो पार्ट 1. ऑल्दो पूरा एक ही पॉइंट है पर कोमा से पहले वाला पॉइंट हो गया पार्ट 1. ना आप भी ब्रैकेट मार्क करो, अपनी बुक के अंदर लिखिए बेटा, मार्किंग करिए वहां पे, पर मार्क करते हुए ऐसा नहीं कोमा दब जाए. इंक्लूडिंग से लेकर विच एवर इज अर्लियर तक लिखिए पार्ट 2. ठीक है मालिक, लिखो. अब ऐसा क्यों किया बताऊंगा तुम्हें बेटा. ओके मार्क कर दिया. अब मेरी तरफ, अब बुक्स में ध्यान नहीं, अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट बोलता क्या बेटा. दिमाग खराब कर दूंगा, शानदार वाला पढ़ा के बेटा, मस्त मजा आएगा आपको. ओके सबसे पहली बात ये कि सर मैं बात कर रहा हूं पार्ट नंबर 1 की बेटा. सर शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लोज बी पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं, जो पार्ट 1 आपको यहां लिखवाया बेटा, ये वाला देयर ऑफ में कोमा से पहले वाला. ओके कोमा से पहला जो भी लिखा है वहां तक, वो क्या लिखा बेटा, लैंग्वेज देखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, बस इतना सा, इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है मालिक. चलिए सर यशवंत मंगल मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल्डिंग बनाता है बेटा. क्लियर.
यशवंत मंगल को, मान लो निशांत ने ऑर्डर दिया कि मेरे लिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करो। लैंड किसकी है बेटा? जमीन, जमीन है किसकी? निशांत की। कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? यशवंत मंगल। क्लियर? निशांत ने बोला मेरे लिए घर बनाना है, मेरे लिए ऑफिस बनाना है, मेरे लिए बंगलो बनाना है, मेरे लिए ये फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। क्लियर सर? मैंने बोला ओके, काम हो जाएगा। कितने टाइम में होगा? 1 मंथ में होगा। पहला पैसा बोलो। मैंने बोला 1 CR। इससे बोला डन। क्लियर? और निशांत ने बोला जो मटेरियल चाहिए वो मेरे से लेना, आप केवल काम करो, सीमेंट, स्टील, आयरन जो चाहिए मैं लाके दूंगा आपको। तो नाउ यशवंत मंगल इज प्रोवाइडिंग, सर यशवंत क्या कर रहा है? आपके लिए बिल्डिंग बना रहा है बेटा। तो यशवंत मंगल इज प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू मिस्टर निशांत। क्लियर है भाई? ओके गुड। तो सर यशवंत मंगल इज प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू मिस्टर निशांत फॉर ₹1 CR। डाउट इसमें बेटा? खत्म। तो सर मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई है, कॉम्प्लेक्स बनाया, कोई सिविल स्ट्रक्चर बनाया, या उसका कोई पार्ट बनाया, इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये शेड्यूल 1, सॉरी शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज नंबर बी, उसका पार्ट नंबर 1 खत्म। इतना ही। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, मैंने आपके लिए बनाया, बात खत्म बेटा। सेकंड केस, पार्ट नंबर 2। सर अब आप मुझे समझाइए कि मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई है, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, अग्रीड। मैंने ही अपने लिए बिल्डिंग बनाई खुद के लिए, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा क्या? आंसर इज नो। भाई मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, आपसे फीस लिया, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने खुद ने खुद को पढ़ाया, क्या जीएसटी लगाऊंगा क्या? यार तो सर मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई, सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने खुद के लिए बिल्डिंग बनाई, नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। पर मैंने जो बिल्डिंग बनाई है उसमें 100 फ्लैट्स हैं, 100 फ्लैट्स। आप मुझे बताओ, मैंने जो बिल्डिंग बनाई है उसमें 100 फ्लैट्स है। अब 100 फ्लैट तो मैंने खुद के लिए नहीं बनाए होंगे ना बेटा यार। 100 फ्लैट का मैं करूंगा क्या? सर एक बहुत है बेटा अपने लिए। 100 की जरूरत नहीं पड़ती, एक से काम हो जाता है। तो मालिक अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, जीवन जीने के लिए सर हम जीते एक बार है, मरते भी एक बार है, प्यार भी एक बार होता है। क्लियर? तो सरकार हमारे लिए तो एक फ्लैट बहुत है। अब ये 100 फ्लैट जो मैंने बनाया है ये किसके लिए बनाया? दीज आर इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर। तो मालिक समझने की कोशिश करना कि सर 100 फ्लैट मैंने मान लो बनाए हैं, और सपोज हर फ्लैट 1 करोड़ का है। वैसे फ्लोर वाइज, एरिया वाइज अलग अलग प्राइस होती है, पर अभी एग्जांपल के लिए 1 करोड़ का एक फ्लैट है बेटा। अब सर जब बिल्डर क्या करता है, सर जब भी बिल्डिंग बनाता है उसका जब प्लान अप्रूव होता है, जब प्लान अप्रूव होता है, तो ऐसे केस में जैसे ही उसका प्लान अप्रूव हुआ, जैसे ही उसका प्लान अप्रूव हुआ, सर वो फ्लैट की बुकिंग करना चालू कर देता है। अब सपोज उसने 100 फ्लैट्स के लिए बात करी हुई, सर 100 फ्लैट बना रहा है सर वो, उसमें से उसने बुकिंग चालू कर दिया, एंड सर आउट ऑफ 100 फ्लैट्स सपोज 70 फ्लैट्स बुक हो गए बिफोर बिल्डिंग कंप्लीशन, और 30 फ्लैट्स नॉट बुक्ड टिल कंप्लीशन बेटा। क्लियर? अब क्या कहानी बनती है देखना ध्यान से बेटा। अब सर 70 फ्लैट्स बुक हो गए। अब बुक हो गए, पहली बात तो बुक कब मानेंगे बेटा? आपने फोन किया कि मंगल मेरे लिए फ्लैट नंबर ब्ला 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 बुक कर देना। अरे भाई फोन पे हम क्लास की सीट बुक नहीं, फ्लैट तो बहुत दूर की बात है यार। तो आप जब एडवांस कंसिडरेशन देंगे तब जाके फ्लैट बुक होगा बेटा आपके लिए। अब मेरे मालिक सर 70 फ्लैट जो बन रहे हैं, सॉरी 100 फ्लैट जो बन रहे हैं उसमें से 70 बुक हो गए। बुक कब किए होंगे? जब मेरे को आपने एडवांस पेमेंट दिया होगा। अपना पॉलिसी ये है कि सर 1 करोड़ में से 1 लाख रुपए एडवांस दीजिए, अपना फ्लैट बुक कराइए, बाकी पैसे जब बिल्डिंग बन जाए, जब मैं आपको पोजीशन दूंगा बिल्डिंग की, तब मुझे देना, मेरे को पैसे नहीं चाहिए सर अभी। ओके, ये हमारा डील है सर। सरकार तो आप क्या करने वाले मेरे लिए? 70 फ्लैट के लिए आपने जब बुकिंग कराया होगा, प्लीज 1 लाख ईच, rupees 1 lakh each received as
कंसिडरेशन बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्लियर सर? बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले मेरे को आपने 1 लाख रुपए ईच दे दिया था बेटा। अच्छा, बिल्डिंग कंप्लीट कब मानते बेटा? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तब मानेंगे बिल्डिंग कंप्लीट हुई है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लो बेटा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है मैं बताऊंगा बाद में, 2 मिनट रुकिए अभी। सरकार तो 70 लाख रुपए मेरे को रिसीव हो गए कुल मिला के 70 फ्लैट्स के अगेंस्ट, और इधर no consideration received till grant of completion certificate by competent authority. No consideration received till grant of completion certificate by the competent authority. क्लियर? ओके तो सर वापस से सुनिएगा, 100 फ्लैट्स 1 करोड़ ईच का फ्लैट है बेटा। अब सर इसमें से मेरे को 70 फ्लैट मैंने बुक कर दिए, मतलब 1 लाख ईच रिसीव्ड एज कंसिडरेशन बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एंड सर इधर 30 फ्लैट्स के लिए मेरे को कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ। अब क्या हुआ कहानी बेटा? सिंस मेरे को, अब आप खुद देखिए बेटा, अगर जिसने 1 लाख रुपए मुझे एडवांस दे दिया है, इट मीन्स अब जो मैं फ्लैट बना रहा हूं वो आपके लिए बना रहा हूं बेटा। मान लो फ्लैट नंबर 420 हमने बुक किया आलिया भट्ट के लिए, फ्लैट नंबर 1 बुक किया जैकलिन के लिए, फ्लैट नंबर 840 बुक किया कियारा अडवाणी के लिए, फ्लैट नंबर 320 हमने बुक किया किसके लिए? कैटरीना कैफ के लिए। सरकार देखिए सर, लोगों के मन में बात आ गई, सर हमारे लिए भी बुक तो मजा आ जाएगा जीवन के, हाँ है ना सर? तो पॉइंट मेरा आपसे ये कि मैंने फ्लैट बुक किया इन लोगों के लिए, तो सर जब आप वो फ्लैट देखने आएंगे, आप वो बिल्डिंग के अंदर जब आएंगे, मैं क्या बोलूंगा, देखो ये वाला फ्लैट बना रहा हूं मैं किसके लिए? आलिया भट्ट के लिए, ये फ्लैट कियारा अडवाणी के लिए, ये फ्लैट कैटरीना कैफ के लिए, ये फ्लैट जैकलिन के लिए। अरे हाँ है ना भाई, समझे मेरी बात? तो वो फ्लैट में बना रहा हूं किसी और के लिए, इट मीन्स I am providing construction services to these respective persons for construction of the building of their respective flats, है ना भाई? इसीलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या? इट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस, और ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा एज पर शेड्यूल 2 पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी। मैंने आपको और लिखवा दिया इसमें पार्ट नंबर 2। इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और सप्लाई ऑफ सर्विस तो जीएसटी लगेगा। अब दिल थाम के देखना क्या लिख रहा हूं मैं बेटा, जीएसटी will be levied, GST will be levied समझ रहे मेरी बात? GST will be levied on rupees, दिल थाम के 70 करोड़। GST will be levied on rupees 70 crores। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि 70 करोड़ पे जीएसटी आज पे कर दो, मैंने बोला 70 करोड़ पे जीएसटी लेवी होगा। कि मेरे को जो आपने 1 लाख रुपए दिया है, तो क्या मैंने आपके लिए केवल बालकनी बुक करी क्या? तो पूरा फ्लैट किया है ना, और फ्लैट बुक किया मतलब फ्लैट के लिए मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा हूं आपको, और फ्लैट की वैल्यू कितनी है? 1 CR, तो 1 CR पे जीएसटी लगेगा। 70 फ्लैट बुक हो गए तो 70 करोड़ पे जीएसटी लगेगा। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि 70 करोड़ पे आज जीएसटी पे कर दो सर, इट्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे जैसे पैसा आएगा, कस्टमर जब पैसा देगा तब जीएसटी पे करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पे करना है। आज पे नहीं करना, पर पे पूरे पे करना है बेटा। हाँ, क्या लिखता हूं देखना ध्यान से, जीएसटी विल बी लेविड ऑन एंटायर रुपीज 70 करोड़ which will be payable to the government एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। जो हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है जैसे जैसे पेमेंट आएगा, जैसे अभी 1 लाख आया है, 70 लाख आया है, 70 लाख पे जीएसटी पे कर दो। रिमेनिंग अमाउंट जब आएगा परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे, जैसे भी आता है, जैसे 99 लाख रुपये कब आएंगे? बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद, तो 99 लाख रुपये इंटू 70 फ्लैट्स, उस टाइम पे जीएसटी उस टाइम पे कर देना, पर पे पूरे 70 करोड़ पे करना पड़ेगा, क्योंकि 70 फ्लैट का कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्शन सर्विस। हाँ, अब 30 फ्लैट्स की बात करता हूं बच्चा मैं, दिस वर नॉट बुक्ड। अगर
if these are sold subsequently. अगर 30 flats are sold subsequently, then if 30 flats are sold subsequently, बाद में अगर आपने बेचे, then it is sale of immovable property, or sale of immovable property is neither supply of goods nor supply of सर्विस, और इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा एज पर शेड्यूल नंबर 3 पैरा नंबर 5 हम पढ़ेंगे आगे जाके, एंड नो जीएसटी विल बी डेबिट इन दिस केस। मतलब 30 फ्लैट अगर बाद में बिकते हैं या 30 में से कोई भी फ्लैट बाद में बिकता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर सर 70 फ्लैट जो बिके है, सिंस वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिका है, अंडर कंस्ट्रक्शन अगर बुक हुआ मतलब जब बिल्डिंग बन रही थी मैं तो किसी और के लिए बना रहा था, क्लियर, इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। और 30 फ्लैट्स तो बुक ही नहीं हुए तो मैं खुद के लिए बना रहा था, और 30 फ्लैट बाद में जब मैं बेचूंगा बनने के बाद तो वो क्या होगा, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर अगर 30 फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा तो 30 फ्लैट तो सस्ते हो जाएंगे, 70 फ्लैट महंगे बिकेंगे। पर बेटा क्या होता है प्रॉपर्टीज में, जैसे जैसे प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होता है उसकी भाव वैसे भी बढ़ जाते हैं बेटा। और अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप बुक कराते हो तो कॉस्टिंग थोड़ी कम आती है बेटा, क्लियर। पर फिर भी इट्स योर चॉइस कि आपको कब बुक कराना, पता पड़ा चॉइस का फ्लैट ही निकल गया, जहां आपको फ्लैट चाहिए था, जिस लोकेशन में चाहिए था वो बचा ही नहीं बेटा आपके लिए। ये सब आपके बिजनेस डिसीजन है। बट यस 30 फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा, 70 फ्लैट पे जीएसटी लगेगा। आई होप यू गॉट द एंटायर लॉजिक ऑल्सो बेटा, है ना भाई। तो सर ये था आपका शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 पैरा नंबर 5 क्लॉज नंबर बी पार्ट नंबर 2। तो सर अब मैं लैंग्वेज पूरी बोल देता बेटा। पार्ट नंबर 1 में क्या था, मैं आपके लिए बिल्डिंग बना रहा हूं बेटा, पूरी बिल्डिंग बनी आपके लिए रही है, लैंड भी आपका था बेटा, इसके अंदर मटेरियल भी आपका था, मैं केवल कंस्ट्रक्शन सर्विस आपको दे रहा हूं बेटा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ कोमा इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और अ कॉम्प्लेक्स, मतलब मंगल टावर की बात कर रहा मैं आपसे, 100 फ्लैट्स, वो भी मंगल टावर जो खुद मंगल बना रहा है, खुद के लिए बना रहा है, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, अगर इंक्लूडिंग construction of a complex or building intended for sale to a buyer, if that is intended for sale to a buyer either wholly or partly, except वो 100 के 100 फ्लैट भी कंस्ट्रक्शन के स्कोप में आएंगे, एक्सेप्ट 30 फ्लैट्स, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन, 1 रुपया भी पहले नहीं आना चाहिए, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर द ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर, यहां तक बात समझे मेरी आप? ओके, एक मिनट सर, अब समझना बात को ध्यान से। मतलब सर द ट्रिगर पॉइंट क्या है, ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिल गया, उसके बाद अगर फ्लैट बिका है नो जीएसटी, उससे पहले बिका तो जीएसटी लग जाएगा बेटा। तो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलना कितना इंपॉर्टेंट हो गया यार। तो इसीलिए अब क्या होता है यहाँ पे, कई बार बिल्डर ने बिल्डिंग बना दी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है सर, पहली बात तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है वो पढ़ता हूं तो आपको मजा आएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है मालिक? सर यहां डिफाइन क्या है कि अगर आपके देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हर एरिया के अलग अलग लोकल और म्युनिसिपल लॉज बने हुए बेटा। जैसे मुंबई के अंदर बीएमसी है, पुणे में पीएमसी है, जोधपुर में जेएमसी है बेटा, है ना, जेडीए, जयपुर में जेडीए है बेटा। सो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उदयपुर में यूडीए है, उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर दैट वे हर एरिया वाइज अलग अलग लोकल अथॉरिटीज होती है बेटा, म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती है। तो एज पर योर लोकल या म्युनिसिपल लॉज जो हर एरिया के अलग अलग होते हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू करना कंपलसरी है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कंप्लीटेंट अथॉरिटी है टू इश्यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, किसी और का कंप्लीशन सर्टिफिकेट काम का ही नहीं है। तो अगर एज पर लॉ इफ एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही क्या होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, जो आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉज में दिखाएगा। पर अगर
आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉज में, आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉज में अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ऐसे केस में इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लेना तो मान लेंगे क्या ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। फर्स्ट कौन? रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट एक्ट, सेकेंड चार्टर्ड इंजीनियर अंडर चार्टर्ड इंजीनियर्स एक्ट, थर्ड लाइसेंस्ड सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। इन तीन में से किसी एक का सर्टिफिकेट ले आओगे तो भी क्या कहलाएगा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो। क्लियर? अब सुनना बात को ध्यान से। 99% केस में गवर्नमेंट अथॉरिटी रिक्वायर्ड है बेटा टू इशू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब सर गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर मान लो बिल्डिंग कंप्लीट है इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, पर गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे तो सोचो सर बिल्डर के तो जीएसटी लगता जाएगा बेटा। इसीलिए जब जीएसटी आया तब यहां पे लिखा सर बीच में आया क्या 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी आया तब क्या लिख दिया? या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बहुत अच्छी बात है। वो नहीं मिला पर उस बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग कंप्लीट है इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, सर नल का कनेक्शन हो गया है, लाइट का कनेक्शन हो गया है, सर सीवरेज चालू हो गया है, मतलब बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया और उसके बाद पर बिल्डिंग पूरी कंप्लीट है बेटा इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, तो किसी ने अगर फर्स्ट ऑक्यूपेशन कर लिया उस बिल्डिंग के अंदर, तो एक फैमिली आगे रहने के लिए वहां पे कोई फ्लैट रहने आगे लोग बेटा, तो मान लेंगे कि वो बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट और उसके बाद जो फ्लैट बिकेंगे उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए लिख दिया क्या? और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? तो सर अगर कंसिडरेशन बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर अगर मिल गया तो फ्लैट पे जीएसटी लगेगा, उसके बाद रिसीव हुआ तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? डन। 1 रुपए भी पहले रिसीव हो गया तो पूरा फ्लैट इज चार्जेबल टू जीएसटी बेटा। ओके मालिक? डन। तो सरकार आई होप ये बात आपको पूरी समझ में आई बच्चों। यहां देखिए बेटा, यहां लिखा है क्या कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयरऑफ, कोमा, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट वेयर 30 फ्लैट्स, मतलब मंगल टावर भी सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा एक्सेप्ट 30 फ्लैट्स, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन has been received after issuance of completion certificate wherever required by the competent authority or after its first occupation whichever is earlier। तो ऐसे केस में वो 30 फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी सब पे जीएसटी लग जाएगा। सिंस लॉ पढ़ते वक्त हम देखते हैं कि इंक्लूडिंग से पहले नॉर्मली कोमा नहीं आता है या इंक्लूडिंग से पहले कोमा है। कोमा का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? इस कोमा का इंपॉर्टेंस ये है कि कोमा की वजह से एक ब्रेक आ गया बीच में, और ब्रेक आने की वजह से पीछे वाला जो कंडीशन है वो आगे वाले पॉइंट पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये है कि जो पार्ट नंबर 1 है ना बेटा, जहां पे मैंने निशांत के लिए बिल्डिंग बनाई थी बेटा, मैंने निशांत के लिए अगर बिल्डिंग बनाई थी बेटा, तो ऐसे केस में सर वहां पे लैंड भी निशांत का था, मटेरियल भी निशांत का था, मैं केवल बिल्डिंग बना रहा था बेटा। तो आई एम प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू मिस्टर निशांत। अब वहां भले पूरा का पूरा पैसा ये बिल्डिंग में रहने के बाद में वो देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां तो सप्लाई के स्कोप में आएगा ही आएगा। लिख देता हूं irrespective of when the payment is received। भले पेमेंट पूरा पूरा बाद में आए, भले पेमेंट पूरा पूरा पहले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा और सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा मतलब जीएसटी लगेगा। कौन सा? पार्ट 1 की बात कर रहा हूं बेटा मैं। पर पार्ट 2 के केस में क्या है? 1 रुपया भी पहले आ गया तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, पर 1 भी रुपया पहले रिसीव नहीं हुआ तो सप्लाई ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। क्लियर? डन मालिक। ये था आपका क्या शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, पैरा नंबर 5, क्लोज नंबर बी, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया। यहाँ पे आपको मैंने आलिया भट्ट, किरण एडवाणी का नाम भी लिखा है सो दैट आपको
पढ़ते पढ़ते थोड़ा मजा आ जाए जीवन के अंदर। यहाँ मैंने ये जो पढ़ा है आपको उसका केस भी लिख दिया बेटा। बिफोर कंप्लीशन अगर 1 रुपये भी रिसीव हो गया, इवन इफ सिंगल रुपी, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। बाद में कितना भी आया कोई मतलब नहीं। पर नो कंसिडरेशन रिसीव्ड बिफोर कंप्लीशन, पूरा पूरा पैसा बाद में आया, नॉट टैक्सेबल एज पर शेड्यूल नंबर 3 हमने पढ़ लिया बेटा। क्लियर, डन। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं क्या, क्लोज नंबर सी, शेड्यूल नंबर 2 पैरा नंबर 5, क्लोज नंबर बी, क्लोज नंबर सी। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, बुक का कोई कॉपीराइट है बेटा मेरा वो मैंने आपको टेम्पररी ट्रांसफर किया, उसके अगेंस्ट आप मेरे को रॉयल्टी पे कर रहे हो बेटा। तो रॉयल्टी इज सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लगेगा। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। टेम्पररी ट्रांसफर, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और सप्लाई ऑफ सर्विस है मतलब जीएसटी लगेगा कॉपीराइट के केस में बेटा। क्लियर, डन। सर समझे मेरी बात, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जो रॉयल्टी आप मुझे पे करेंगे वो टेम्पररी ट्रांसफर किया मैंने आपको, कॉपीराइट वगैरह, सप्लाई ऑफ सर्विस है, जीएसटी लगेगा, खास बात नहीं। नेक्स्ट क्लोज नंबर डी, सर मैंने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, सर एंड यूजर लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलप किया, एनहांस किया, अपग्रेड किया, इंप्लीमेंट किया, सब सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे। हाँ, प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर अगर बेचा होता मैंने, जैसे टैली, ओरेकल, ये प्री पैकेज सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज नहीं हो रहे बेटा, ये सब सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आते हैं। पर मैंने आपके लिए एंड यूजर बेस्ड लाइसेंस सॉफ्टवेयर बनाया है, डेवलप किया, डिजाइन किया, प्रोग्राम किया, कस्टमाइज किया, एडेप्टेशन किया, अपग्रेड किया, एनहांस किया, इंप्लीमेंट किया, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे। एंड सर लास्ट पॉइंट नंबर ई, ये बोलता है क्या एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन to refrain from an act, to tolerate an act or a situation, or to do an act is a supply of service. Okay, sir वापस सुनिएगा बेटा, I repeat मालिक, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट, सपोज मुंबई, अंधेरी, यहां मेरा कोई बिजनेस है बेटा, मैंने देवेंद्र भाई को बोला कि देवेंद्र भाई अंधेरी में आप ये वाला बिजनेस मत करना, भले ही आपको मैं सर महीने के 5 लाख रुपए देता हूं। समझा, डन सर, कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, इज सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट, सर कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, उसने ऑब्लिगेट किया है टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इस पॉइंट को लेके सर एक अच्छा डिस्कशन और करेंगे, सर्कुलर आएगा जो मैंने आपको आगे एग्जामिनेशन चैप्टर के एंड में दे रखा, तब इसको और बात करेंगे। ओके, तो अभी एग्जांपल के लिए नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, टू डू एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर, गुड। आइए सरकार, ये था आपका पैरा नंबर 5। क्लोज नंबर एफ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपने फाइनेंस लीज पे कोई गुड्स दिया है, राइट टू यूज ट्रांसफर किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। आइए पैरा नंबर 6, शेड्यूल नंबर 2, मालिक इसमें पैरा नंबर 2 पहले पढ़ लो, बी, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। सर इसमें डाउट क्यों है बेटा, अच्छा निशांत भाई का एक मैसेज आया, सर जो सर्विसेज लाइक कंटेंट ब्राउजर देते हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हैं, आंसर इज यस, क्योंकि कंटेंट ब्राउजर उसने हमको सीरियल की बेस पे दिया है बेटा। क्लियर, वो गुड्स नहीं बेच रहे बेटा। ओके सर, ये कस्टमाइज होते हैं फैकल्टी स्पेसिफिक बेटा, और बात करेंगे इसमें क्योंकि पूरा ट्रांजेक्शन आपको नहीं पता है, पर यस जो भी सॉफ्टवेयर कस्टमाइज बेस पे होते हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आते हैं। ये हमको वैसे भी सीरियल की दे रहे हैं, पर सीरियल की हमसे चार्जेस लेते हैं ये लोग, सो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है। हमारे सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया नहीं अलग से, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अ सॉफ्टवेयर, वो हमको सिक्योरिटी के लिए सर्विस दे रहे हैं बेटा, ताकि कोई लेक्चर लीक ना हो पाए। ओके चलिए और बात करेंगे इस पे बाद में। आइए सर, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस, आप किसी भी रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना खाएंगे, खाना इज गुड्स, एट द टाइम सेम टाइम क्या उन्होंने केवल आपको गेहूं ला के दे दिया क्या, खाओ रोटी, रोटी बना के दी ना उन्होंने, कुकिंग किया है ना यार, इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है। तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ झगड़ा था पुराने लॉज के अंदर, गवर्नमेंट ने जीएसटी आने के बाद सर झगड़ा ही खत्म कर दिया और बोल दिया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। तो सर आपने 100 रुपए की रोटी मंगाई है, रोटी का चार्ज अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए ही सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस के प्रोविजन पे। ओके आइए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट,
सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? मालिक याद देखिए, मैंने निशांत के लिए बिल्डिंग बनाई थी थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर लैंड भी निशांत की थी और मटेरियल भी निशांत की था। मैं प्योर अपनी सर्विसेज दे रहा था कंस्ट्रक्शन की बेटा। यही एग्जांपल में अगर लैंड होती निशांत की, निशांत मेरे को बोलता मंगल बिल्डिंग बना, मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरा, पैसा बोल, मैंने बोला 2 करोड़, बोला डन। 2 करोड़ में मैं क्या कर रहा हूं, मटेरियल प्लस लेबर दोनों दे रहा हूं, तो वो होता है क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मैं यहां लिख देता हूं बेटा आपके लिए, सो दैट आपको कंपैरिजन से याद रहेगा। शेड्यूल 2 पैरा नंबर 6A, बात कर रहा हूं किसकी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की। ओके मालिक। सर यहां पे क्या हुआ, यशवंत मंगल क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, किसके लिए, हमारे निशांत भाई के लिए बेटा। क्लियर? जिसके अंदर लैंड किसकी है, जमीन है निशांत भाई की बेटा। नाउ यशवंत मंगल क्या कर रहा है बेटा, ओके देखना, यह यशवंत मंगल क्या कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, जिसमें मटेरियल सीमेंट, स्टील, आयरन, ब्रिक्स जो चाहिए बिल्डिंग के लिए वो, प्लस लेबर। भाई ऑब्वियसली बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने का काम भी इसका है, मंगल का है बेटा। क्लियर? केवल लैंड किसकी है, निशांत की है। तो ऐसे केस में ये सर्विस कहलाती है क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। अब भले वो नए बिल्डिंग के लिए हो, पुरानी बिल्डिंग की रिपेयरिंग के लिए हो, रेनोवेशन के लिए हो, मटेरियल प्लस लेबर का काम दिया है रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग एटसेट्रा, रेनोवेशन एटसेट्रा, तो वो सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कहलाता है। यही अगर वो प्योर लेबर वाला काम होता, क्या होता बेटा, प्योर लेबर, इसके अंदर मटेरियल और लैंड दोनों ही किसका है, निशांत भाई का है, तो वो कंस्ट्रक्शन सर्विस में जाता है बच्चा। आया ना भाई, यहाँ पे मटेरियल प्लस लेबर है, तो यही क्या कहलाएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कहलाएगा। भले रिपेयरिंग हो या नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, इट शुड बी रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखना बेटा ध्यान से, सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ ना मालिक? क्लियर? प्योर लेबर अगर होता तो कंस्ट्रक्शन में जाता बेटा, भले वो रिपेयरिंग हो या नया कंस्ट्रक्शन हो, मटेरियल प्लस लेबर दोनों है साथ में। क्लियर? मटेरियल भी है, तो ऐसे केस में इट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बच्चों। क्लियर? डन। ये था आपका क्या, पैरा नंबर 6, और इसी के साथ शेड्यूल नंबर 2 पूरा खत्म होता है। अब एक बार मैं शेड्यूल नंबर 2 पूरा वापस से बोल रहा हूं बेटा, ध्यान देना अभी तक। ओके तन्वी, आपका पॉइंट भी पूरा रिपीट हो जाएगा। ओके सर, ओके ओके सर तन्वी, मैं सारे पॉइंट वापस बोल रहा हूँ। शेड्यूल नंबर 2 सर ध्यान दीजिए, पैरा नंबर 1 इज रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अब ट्रांसफर ऑफ गुड्स में क्या था बेटा, टाइटल इन गुड्स, मतलब ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर किया, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा बेटा। पर टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर नहीं किया है, गुड्स को रेंट पे दिया है, राइट इन यूज दिया है, या भले राइट टू यूज दिया हो, ऑपरेटिंग लीज हो, फाइनेंस लीज हो, नॉर्मल रेंटिंग हो, ऑल आर सप्लाई ऑफ सर्विस। पर फाइनेंस लीज के अंदर अगर आपने एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड गुड्स खरीदने का ऑप्शन लिया, तो जितने में खरीदा है लास्ट वाला अमाउंट 5 लाख रुपए में गुड्स खरीदा है, तो 5 लाख का ट्रांजेक्शन इज सप्लाई ऑफ गुड्स, बाकी हर महीने जो आप लीज पेमेंट कर रहे हो सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर इसमें थर्ड पॉइंट, अगर आपने कोई गुड्स खरीदा है पर ओनरशिप में आपको ट्रांसफर करूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड जहां पे आपने सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मुझे कर दिया होगा, पर ओनरशिप शेल पास अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, वहां ऑप्शन नहीं है बेटा। तो सर फर्स्ट ईएमआई से वो जो ईएमआई आप मुझे पे करे वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। ओके सर। सेकंड, पैरा नंबर 2 इज रिगार्डिंग लैंड और बिल्डिंग। अगर लैंड और बिल्डिंग लीज पे दिया है, रेंट पे दिया है, सर हायरिंग पे दिया है, टेनेंसी राइट्स दिया है, ईजमेंट राइट दिया, सारा क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। फिर जॉब वर्क, या मैंने कोई रिपेयरिंग का काम किया है, किसी और की गुड्स में मैंने कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया, सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर बिजनेस असेट के लिए परमानेंट बिजनेस कैसे ट्रांसफर कर दिए, सप्लाई ऑफ गुड्स। बिजनेस कैसे टेम्पररी मैंने किसी को दिए पर्सनल यूज करने के लिए, प्राइवेट यूज करने के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर नेक्स्ट, अगर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन क्या करा दिया, कैंसिल करा दिया, तो सर ऐसे केस में जितने असेट्स मैंने अभी यहाँ पे है मेरे पास एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन,
उन एसेट्स में से जिन एसेट के परचेज में मैंने आईटीसी लिया था वो सारे एसेट मान लेंगे मैंने खुद नहीं खुद को सप्लाई कर दिए। इसके दो एक्सेप्शन, अगर मेरा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, एज अ गोइंग कंसर्न अगर मेरा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं आएगा, भले वो कंटिन्यू कर रहा है कोई थर्ड पर्सन जिसको मैंने बिजनेस ट्रांसफर किया है, या मेरे लीगल हायर्स या मेरे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अगर बिजनेस कंटिन्यू करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां पर जो बिजनेस कंटिन्यू करेगा वो जीएसटी पे कर देगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हुआ पर दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर लेके नया बिजनेस वही बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। क्लियर? फिर सरकार पैरा नंबर 5 होता है, फर्स्ट है क्या, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लोज में बी, मैंने आपके लिए कोई बिल्डिंग बनाई है या उसका कोई पार्ट बनाया है, कॉम्प्लेक्स बनाया या सिविल स्ट्रक्चर बनाया है, उनका कोई पार्ट बनाया है बेटा, जहां पे प्योर लेबर काम में कर रहा हूं वो कंस्ट्रक्शन सर्विस, वही अगर विथ मटेरियल होता तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। और अगर मैंने खुद के लिए बिल्डिंग बनाई है मंगल टावर जिसमें फ्लैट बुक हो गया, अच्छा फ्लैट मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसमें भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऑल्सो जिसमें ऑफिसेस बुक किए बेटा आपने, तो जितने ऑफिस या फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उतने फ्लैट उतने ऑफिस सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएंगे। जो बाद में बिके हैं जिसका एक भी रुपया पहले रिसीव नहीं हुआ था वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर मालिक? फिर पढ़ा था हमने क्या, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर मैंने टेम्पररी ट्रांसफर किया, परमिटिंग द यूज ऑफ कॉपीराइट पेटेंट वगैरह दिया, सर उसके लिए रॉयल्टी रिसीव हुआ, सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर सर मैंने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलप किया, एनहांस किया, अपग्रेड किया, डिजाइन किया, इंप्लीमेंट किया एटसेट्रा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर सर नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट एटसेट्रा, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड सर पॉइंट नंबर एफ मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, फाइनेंस लीज वाला, राइट टू यूज एनी गुड्स अगर मैंने ट्रांसफर किया है, फाइनेंस लीज वाला पॉइंट जो था बेटा, इसमें हर महीने जो लीज पेमेंट कर रहे हो सप्लाई ऑफ सर्विस है। एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड यू हैव द ऑप्शन कि मेरे को गुड्स खरीदा कि नहीं खरीदना, अगर नहीं खरीदा कोई बात नहीं, खरीदा तो खरीदने वाला ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए का था, उस 5 लाख को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, अदरवाइज हर लीज पेमेंट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? जहां पे डे 1 से ये पता था कि ओनरशिप शैल पास एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, ऑप्शन नहीं था आपके पास, सारा इंस्टॉलमेंट पे किया, ओनरशिप देना ही पड़ेगा, तो वो हर लीज पेमेंट जो है वो हायर परचेज वाला ट्रांजैक्शन होता है, वो लीज नहीं होता बेटा। क्लियर? वो हायर परचेज है और ऐसे केस में सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा हर ईएमआई जो पे। तन्वी गुड। सर पैरा नंबर 6 इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी बता चुका बेटा आपको, जहां मटेरियल प्लस लेबर दोनों है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो बेटा, कंस्ट्रक्शन हो, रिपेयरिंग एटसेट्रा, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? और रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग इज आल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? आइए बच्चों अब एक दो बातें और है रिगार्डिंग सर्कुलर्स। अच्छा सर कुछ सर्कुलर आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं कटवा दूंगा, पर यस सबसे पहला टेनेंसी राइट्स। गुड तन्वी, वेरी गुड। माहौल सरकार ध्यान दीजिए कि इन केस ऑफ जीएसटी, मालिक इन केस ऑफ जीएसटी टेनेंसी राइट्स क्या होता है बेटा, जैसे कोई प्रॉपर्टी है 10 साल से मैंने रेंट पे ले रखी बेटा, अब मकान मालिक मेरे पास आया, मेरी दुकान थी, चलो चलो मान लो तन्वी की कोई शॉप है बेटा, तन्वी ने बोला, तन्वी ने मेरे को रेंट पे वो शॉप दे रखी, 10 साल से रेंट पे मेरे पास है, मैं रेंट दे रहा हूं तन्वी को 10 साल से। अब तन्वी 10 साल बाद मेरे को बोलती है भाई दुकान खाली करो, यहाँ पे मैं दुकान लगाऊंगी या जो भी करना है मेरा चॉइस है, आप दुकान खाली करो। मैं बोलता हूँ दुकान खाली करवाना 15 लाख रुपए दो तो दुकान खाली करूंगा। तन्वी बोलती है भाई दुकान मेरी, देखो रेंट पे दे रखा है, और तू बोलता है 15 लाख दोगे तो दुकान खाली करेंगे, क्यों भाई? तो मैंने उसको क्या बोला कि मैडम ये दुकान मैंने इतने सालों से मेहनत करके जमा दी है, अभी कस्टमर होता है ना, आपने भी देखा होगा कई सारी दुकानों पे आप जाते हो बेटा, वहां बोर्ड पे नाम भी नहीं देखते हो और आपको बताया कि हाँ यहाँ पे दुकान पे ये गुड्स मिलता है, अच्छा मिलता है, ये क्वालिटी है, आप डायरेक्ट अंदर जाते हो बेटा। तो मैंने बोला ये गुडविल मैंने बनाई है इस दुकान की कि कल को यहाँ अगर आप दुकान मेरी खाली करा के खुद की दुकान लगा दोगे तो आप बोर्ड कुछ भी लगा दो, कस्टमर डायरेक्ट अंदर आएगा और गुड्स खरीद के लेके जाएगा, ये मैंने गुडविल बना दी इस दुकान की, और उस गुडविल के मेरे को पैसे चाहिए साहब, इसको बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। क्लियर? सो नाउ अगर मैं तन्वी से ये दुकान खाली करने के पैसे ले रहा हूं, इसको बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, इस पे जीएसटी लगेगा। वैसे तो महाराष्ट्र वगैरह में इसके अलग लॉज बन गए हैं जहां पे मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता, इसलिए 11 महीने के एग्रीमेंट होते हैं सर, ताकि मैं अपना हक नहीं जमा पाऊं उस प्रॉपर्टी पे बेटा। मालिक
अब ये 15 लाख मान लो तन्वी एग्री हो गई, तो आई एम चार्जिंग 15 लाख टू तन्वी फॉर वैकेटिंग द प्रॉपर्टी और ईजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में वो टेनेंसी प्रीमियम है, टेनेंसी प्रीमियम सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लगेगा। अब तन्वी क्या कर रही है, कोई नया इनकमिंग टेनेंट आ रहा है बेटा, न्यू इनकमिंग टेनेंट से अगर तन्वी इज चार्जिंग टेनेंसी प्रीमियम, भाई तेरे को दुकान रेंट पे दे रहा हूं पर मंथ रेंट लगेगा, अलग बात है, तो वो पहले 15 लाख रुपए देना पड़ेंगे, तो 15 लाख पे जीएसटी लगेगा। भले इस 15 लाख पर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, दूसरे चार्जेस लगते हो या ना लगते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि इस पे जीएसटी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेची नहीं है, टेनेंसी प्रीमियम बेचा है बेटा, ठीक लगेगा। तो सर अगर मैं बात करूंगा इसकी शॉप की, लिखता हूं बेटा, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब ये हमेशा टेनेंसी प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा, भले ही टेनेंसी प्रीमियम आउटगोइंग टेनेंट ने चार्ज किया हो, या भले ही टेनेंसी प्रीमियम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने चार्ज किया हो, जीएसटी हमेशा लगेगा। क्लियर? पर अगर यही रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात करूं मैं, घर की बात करूं, फ्लैट की बात करूं, तो घर के केस में अगर आउटगोइंग टेनेंट ने, इसने मालिक आउटगोइंग टेनेंट ने अगर टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया तो जीएसटी लगेगा। बट यही अगर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया होता इनकमिंग टेनेंट से बेटा, जो घर ले रहा है किराए पे, तो जीएसटी एग्जिम्ट है। हमने पढ़ा है मेगा एग्जिम्शन लिस्ट, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेंगे बेटा हम, कि घर किराए पे दिया है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर रेजिडेंशियल यूज, तो जीएसटी एग्जिम्ट है। तो ओनर ने अगर चार्ज किया है, रेंट चार्ज किया है, तो भी जीएसटी एग्जिम्ट है। ओनर ने अगर टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया तो भी जीएसटी एग्जिम्ट है बेटा। पर अगर आउटगोइंग टेनेंट ने चार्ज किया तो हमेशा जीएसटी लगेगा, भले ही दुकान हो या घर। क्लियर? और दुकान के केस में तो ओनर चार्ज करता तो भी जीएसटी लगता है। क्लियर? ये मैंने चारों पॉइंट में यहाँ पे समझा रखा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। क्लियर मालिक? डन। ये आप कॉपी कर लीजिएगा बेटा अपने नोटबुक में, लेक्चर को पॉज करके, हैव अ क्लिक ऑफ दिस लेक्चर, दिस स्लाइड एंड कॉपी इन योर बुक आल्सो, दिस विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग लेक्चर। सर ये नेक्स्ट जो सर्कुलर दे रखा है अपने बुक में है, पर इंस्टीट्यूट ने अपनी सिलेबस हटा दिया है, आप काट कर दीजिए। नेक्स्ट सर उसके बाद आ रहा है क्या, शेड्यूल नंबर 3। सर टाइम हो चुका बेटा। ओके अच्छा, तन्वी का डाउट है सर, रेजिडेंस पर टेनेंसी प्रीमियम कैसे लग सकता है। सर टेनेंसी प्रीमियम कोई चार्ज करे या ना करे, वो तो बिजनेस डील है ना बेटा अपनी। जो प्रॉपर्टी ले रहा है रेंट पर और जो प्रॉपर्टी दे रहा है, वो आपस में डिसाइड करते हैं टेनेंसी प्रीमियम देना नहीं देना। तो दे रहा है तो चार्ज कर लिया। क्लियर सर? तो इट्स अ बिजनेस डील, इट चार्ज होना कि नहीं होना बेटा। सेकंड बात, सेम शॉप पर सेम चीज के लिए 2 बार टैक्स नहीं बेटा। अगर ओनर से आउटगोइंग टेनेंट ने चार्ज किया है, तो ओनर ने एक तरह से परचेज किया और फिर आउटगोइंग इनकमिंग टेनेंट से वापस से वो ओनर चार्ज कर रहा है, तो ओनर की सेल पर जीएसटी लग रहा है, परचेज पे जीएसटी पे किया, उसका आईटीसी मिल जाएगा ना बेटा ओनर को। तो बेटा इसे डबल टैक्स नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए, परचेज पे टैक्स पे किया, सेल पे वापस से टैक्स पे हो रहा है, तो क्रेडिट हमेशा मिल जाता है। ओके, इसे डबल टैक्स नहीं होगा। ओके मालिक? ओके तन्वी? गुड। तो सरकार हमने अभी तक पढ़ लिया क्या, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1A तक हमने कवर कर लिया बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 शेड्यूल नंबर 3 नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, और बाकी दूसरे पॉइंट भी। और सर मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बच्चों। यहां तक जो हमने पढ़ा वो आपके इन पे रिवाइज होना चाहिए, और डेली बेस पे अगर आप रिवाइज करेंगे तो मजा आएगा। आई होप वो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट ने कमाल कर दिया है, आई होप आपको मजा आया होगा। क्लियर? सो देख बेटा तन्वी का डाउट है, सर गुडविल कहां बनी। देख गुडविल बने ना बने, कस्टमर पेमेंट देने दे, वो कस्टमर और सेलर का डील है ना बेटा। अगर दिया तो क्या करने का, मेरा पॉइंट ये था, अगर टेनेंसी प्रीमियम दिया, ओनर ने चार्ज किया तो जीएसटी नहीं लगेगा, आउटगोइंग टेनेंट ने चार्ज किया तो जीएसटी लगेगा। रेजिडेंस की बात कर रहा हूं आपसे बेटा। ओके चलिए सरकार
आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। बच्चों यहां तक पढ़ के आइए, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट। यहां तक आपके एंड पे कंप्लीट होना चाहिए। एंड सर आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। ये क्लासरूम नोट जो मैंने आपको लिखे हैं, अगेन आई विल शेयर इन टेलीग्राम ग्रुप। माहौल बनेगा आपके लिए मस्त वाला बेटा। ओके डन। सरकार टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो इसमें भी डाल दूंगा बेटा। एंड टेलीग्राम ग्रुप है IDD बाय CA यशवंत मंगल इंटर GST। ओके एंड इंटर के लिए बेटा, एंड एकतम अकेडमी वाले ग्रुप में भी डाल दूंगा बेटा, फास्ट ट्रैक वाले ग्रुप पे। ओके थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय। डू शेयर दिस लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स। सबके लिए हेल्प होनी चाहिए और सबको मजा आना चाहिए पढ़ने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सर, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेगा तो बहुत अच्छे से बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय।